अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा मेडिकल अटेंडेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि कल का हमारा टॉपिक जो है मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन द स्टेट था। आज हम पढ़ेंगे कि आउटसाइड स्टेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस और कैसे एक्सपेंसेस को रिम्बर्स किया जाता है। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट या एक बेनिफिशियरी जो है किसी ऐसी डिजीज से सफर कर रहा हो जिसका ट्रीटमेंट उसे विद इन द स्टेट अवेल नहीं होगा और उसे उस ट्रीटमेंट के लिए आउटसाइड द स्टेट जाना पड़ रहा है, सो टू अवेल द रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी उसको रिम्बर्समेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अपने हॉस्पिटल के कंसर्न मेडिकल स्पेशलिटी के एचओडी से एक रेफरल लेनी पड़ेगी, एक रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, जिसमें वो मेडिकल स्पेशलिटी का एचओडी ये प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि इस ट्रीटमेंट के लिए इसे जी आउटसाइड द स्टेट जाना पड़ेगा। उस रिकमेंडेशन को ड्यूली काउंटर साइन करना चाहिए प्रिंसिपल जीएमसी या डायरेक्टर स्कीम्स या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, एज द केस में बी। फिर उस रिकमेंडेशन को वो प्रॉपरली सबमिट करेगा अपने डिपार्टमेंट के एचओडी के पास, और एचओडी जो है वो उसका केस टेकअप करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न के साथ। जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कंसर्न जो है वहां से एक सैंक्शन देंगे, तब जाके वो गवर्नमेंट सर्वेंट या जो उसकी फैमिली का मेंबर है आउटसाइड द स्टेट ट्रीटमेंट अवेल करके उसके सारे एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट हासिल कर सकता है। अदरवाइज अगर विदाउट रेफरल हो गया तो एक्सपेंसेस की रिम्बर्समेंट नहीं हो सकती है, और अगर होगी भी तो काफी मुश्किल के साथ। अब अगर आपको एनओसी जो है या सैंक्शन जो है वो मिल गई, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को या एक बेनिफिशियरी को मिल सकते हैं। पेशेंट चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट खुद हो या उसकी फैमिली का मेंबर हो, जितनी फेयर उसकी हुई होगी यहाँ से आउटसाइड द स्टेट जाने में बाय रोड या रेलवे के थ्रू, वो उसको मिलेगी, और उसको एकम्पनी जो कर रहा होगा उसके साथ जो उसका एक अटेंडेंट होगा उसकी फेयर मिल सकती है बाय द क्लास ऑफ विच ही इज एंटाइटल्ड फॉर जर्नी ऑन टूर। जैसे हमें पता है डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट क्लास के एम्प्लॉयज के लिए डिफरेंट रखी गई है जर्नी की एंटाइटलमेंट। तो जिस क्लास का ये गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उस क्लास को जो एंटाइटलमेंट होगी कि वो किस तरीके से कोई जर्नी कर सकते हैं, उसी क्लास के अंडर उस अटेंडेंट की जो है फेयर की पेमेंट होगी। अब अगर प्रिंसिपल जीएमसी या डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है वो ये सर्टिफाई करे कि पेशेंट की जो डिजीज है वो इतनी सीरियस नेचर की है कि वो रोड या रेलवे से सफर नहीं कर सकता है, तो उस रिकमेंडेशन की बेसिस पे पेशेंट जो है ये जो एयर है बाय एयर जो है वो जा सकता है, और उसकी जो रिम्बर्समेंट ऑफ एयर है वो एयर रेट्स पे ही होगी। लेकिन जो उसके साथ एकम्पनी कर रहा होगा बंदा एक अटेंडेंट, उसकी रिम्बर्समेंट एयर वगैरह पे नहीं होगी, चाहे वो बाय एयर ही क्यों ना गया हो, उसकी रिम्बर्समेंट रोड या रेल बेसिस पे ही होगी। और कौन-कौन से चार्जेस मिलते हैं व्हाइल टेकिंग ट्रीटमेंट आउट ऑफ द स्टेट, उनमें से आएगा ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेशन चार्जेस, कंसल्टेशन फी जैसे हमें पता है बाहर के हॉस्पिटल्स में होता है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट बट ऑन द एडवाइस ऑफ हॉस्पिटल अथॉरिटीज, और अगर कोई हियरिंग एड या आर्टिफिशियल लिम्ब फिट की गई हो ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल अथॉरिटीज, उसका कॉस्ट भी मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ हार्ट पेसमेकर या रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज हार्ट वैल्यू, इन दोनों का भी कॉस्ट जो है मिल सकता है, लेकिन रिकमेंड किया गया होना चाहिए इनका कॉस्ट किसके थ्रू, या तो उस हॉस्पिटल उस इंस्टीट्यूट के एचओडी ने, मतलब वहां की कंसर्न स्पेशलिटी के एचओडी ने, जहां पे आपने ट्रीटमेंट, जहां पे आपने ये पेसमेकर फिट करवाया हो या रिप्लेसमेंट करवाई हो हार्ट वैल्यू की, और अगर आपने वहां पे रिकमेंडेशन नहीं ली तो यहाँ आके प्रिंसिपल जीएमसी या स्कीम्स कॉलेज या डायरेक्टर स्कीम्स जो है एज द केस में भी आपको रिकमेंडेशन देनी चाहिए, तब जाके इन दोनों का कॉस्ट भी आपको रिम्बर्स होगा। उसके बाद अगर हम ऐसे देखेंगे कि चलो पहले तो हमने प्रॉपर्ली सैंक्शन ली, तब जाके बाहर चले गए, सो दैट हम आने के बाद सारे एक्सपेंसेस जो है रिम्बर्स करवा लें। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आउटसाइड द स्टेट चला गया, या उसकी फैमिली का कोई मेंबर आउटसाइड द स्टेट चला गया टेम्परेरी रिजाइड करने के लिए कुछ दिनों के लिए, और वहां जाके वो बीमार पड़ जाता है और उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, तो जितने सारे चार्जेस उसको वहां पे इनकर होंगे, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस हो जिसमें ड्रग्स का कॉस्ट आएगा या इन्वेस्टिगेशन चार्जेस आएंगी, वो सारी उसको रिम्बर्स हो सकती है, बशर्ते ये कि जब वो वापस यहाँ आए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हमारी स्टेट का ये सर्टिफाई करके देना चाहिए कि बाहर जाने से पहले, आउट ऑफ स्टेट जाने से पहले, इस गवर्नमेंट सर्वेंट को, इस पेशेंट को ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं था जो उसको वहां जाके हुआ और जिसकी वजह से इसको वहां जाके ट्रीटमेंट लेना पड़ा। दूसरा, ये जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है वो ये भी सर्टिफाई करके देने चाहिए कि जो भी उसने बाहर जाके ड्रग्स और सर्विसेज ली है वो रीजनेबल थी, और बेनिफिशियरी जो है वापस स्टेट में आकर के ट्रीटमेंट लेने तक का वेट नहीं कर सकता था। तो इन दो सर्टिफिकेट्स की बिना पे अगर विदाउट रेफरल जो है ट्रीटमेंट लिया गया हो आउटसाइड द स्टेट, जबकि टेम्परेरी रिजाइडिंग हो वहां पे गवर्नमेंट सर्वेंट या उसकी फैमिली का कोई मेंबर, तो रिम्बर्समेंट मिल सकती है। रिम्बर्समेंट के लिए जरूरी है कि जितने सारे उसके वाउचर्स वहां के होंगे उनको वो काउंटर साइन करके लाए वहां से प्रॉपरली उस हॉस्पिटल की मेडिकल अथॉरिटीज से। अब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आउट ऑफ द स्टेट पोस्टेड है और उस पोस्टिंग की जगह पे जहां पे वो रह रहा है आउट ऑफ द स्टेट, वहां पे बीमार हो जाए, तो उसकी मेडिकल क्लेम जो है वो ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट के अंडर जो है डील की जाएगी। दैट मीन्स वो भी जो है एलिजिबल होता है मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए, और उसकी मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है हम ट्रीटमेंट आउटसाइड द स्टेट के अंडर जो है डील करते हैं।
जैसे मैंने आपको ट्रीटमेंट विद इन द स्टेट में भी बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट या एक बेनिफिशियरी के हक में जो है अप टू 75% जो है ट्रीटमेंट का कॉस्ट एडवांस में ही दिया जा सकता है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट उतना ट्रीटमेंट का कॉस्ट खुद अफोर्ड ना कर पाए। तो यहाँ आउटसाइड द स्टेट के लिए भी वही रखा गया है कि 75% जो है ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो है वो एडवांस में दिया जा सकता है एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेट डाउन इन फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 रूल 14.29 ए। तो आप फाइनेंशियल कोड के वॉल्यूम 1 के 14.29 ए के रूल के अंडर देखेंगे कुछ वहां पे टर्म्स लिखी गई है जिनसे ये देखा जाता है कि अगर आउटसाइड द स्टेट के लिए हम एडवांस अवेल करते हैं या एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हक में 75% का एडवांस दिया जाता है, तो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस उस टाइम पे लागू होती है। उस टाइम पे वहां पे लिखा गया है कि कितना उसको मिल सकता है, कैसे उसको उसकी जो है वो ट्रीटमेंट करवानी है, और अगर सारा का सारा जो उसने पैसा लिया है वो खर्चा ना हुआ तो बाकी कैसे वो रिफंड करेगा, ये सब वहां पे लिखा गया है। तो आप वहां पे जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। अब क्या हो जाता है कभी-कभार गवर्नमेंट सर्वेंट या जो भी उसकी फैमिली मेंबर हो वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आइदर हॉस्पिटलाइजेशन हो या लाइफ कंज्यूमिंग के अंडर फॉलो अप चल रहा हो, तो उस ट्रीटमेंट के उस टाइम पे अगर उसने मेडिकल रिम्बर्समेंट जो है वो प्रोड्यूस की हुई होगी और अभी सैंक्शन नहीं मिली होगी लेकिन उस दौरान ही उसकी डेथ हो जाएगी, तो क्या हो जाता है जो उसके लीगल हायर्स हैं उनके हक में वो रिम्बर्समेंट फिर दी जाती है, यानी कि वो पैसे जो है उनके लीगल उस गवर्नमेंट सर्वेंट के या उस बेनिफिशियरी के जो लीगल हायर्स मतलब कानूनी वारिसदारों के हक में जो है वो इशू की जाती है। इसी तरीके से अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा हो, आइदर हॉस्पिटलाइजेशन हो या लाइफ कंज्यूमिंग के अंडर फॉलो अप चल रहा हो और ट्रीटमेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो जाए और डेथ तक उसने अपनी मेडिकल क्लेम जो है उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने अभी सबमिट नहीं की होती है, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर डेथ हो जाएगी तो उसके जो लीगल हायर्स है वो गवर्नमेंट क्लेम के गवर्नमेंट सर्वेंट के बदले उस क्लेम को जो है सबमिट कर सकते हैं उस डिपार्टमेंट में जहां पे वो काम कर रहा होता है, और वो लीगल हायर्स जो है आराम से रिम्बर्समेंट पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ जो है ऐसी क्लेम सबमिट होनी चाहिए। जबकि जो बेनिफिशियरी हो, इस केस में तो ज्यादा हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ही देखेंगे, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी डेथ हो जाए तो उसके जितने लीगल हायर्स होते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ जो है वो उसकी वो मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम जो है वो सबमिट कर सकते हैं और उसकी रिम्बर्समेंट हासिल कर सकते हैं, जो आप मेडिकल रिम्बर्समेंट रूल्स के रूल 6B के अंडर भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितना टाइम हमारे पास होता है नॉर्मल क्लेम्स की सबमिशन का। नॉर्मल क्लेम्स जो हमारे पास होती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सबमिट होनी चाहिए, अदरवाइज वो टाइम बार्ड बन जाती है और टाइम बार्ड जो है वो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अगर एचओडी को लगे कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंडर टाइम बार्ड हो गई है तो वो क्लेम को अकॉर्डिंगली अपने कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ टेकअप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप जो है या तो जब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल कोड के अंडर एरियर क्लेम्स तब आपको ये सारी क्लेरिफिकेशन मैं दूंगी, या तो आप ऐसे ही जा सकते हैं एरियर क्लेम रूल्स को पढ़ सकते हैं फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 में, तो वहां आपको ये सारी क्लेरिफिकेशन मिल जाएंगी। और रिसेंटली हमने देखा 18/2/2021 को यानी फ्यू डेज बैक फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भी इस रिगार्डिंग इशू किया है, जो मैंने यहाँ पे जो है मार्क करके रख दिया है। अब जब हमें मेडिकल रिम्बर्समेंट सबमिट करनी हो तो उस टाइम पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे होने चाहिए। पहला फॉर्म 1 जो है वो मेडिकल रिम्बर्समेंट एप्लीकेशन फॉर्म है। फॉर्म 2 उसके साथ ही एक एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट होती है जो कि आपके जो मेडिकल डिपार्टमेंट आपका होता है जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो फिल अप करके देते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट, ये रिसेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अपने एक सर्कुलर के अंडर जो है इस नेसेसिटी को दिखाया हमें कि ये भी होना चाहिए। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन चार्ट यानी कि आपकी जिसको हम कहते हैं टिकट या कुछ प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो होती है वो होनी चाहिए, और उसके साथ-साथ ही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो, लाइफ कंज्यूमिंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फॉलो अप चल रहा हो, और वोचर्स वो सारे जो आपने मतलब जिनके थ्रू आपने चाहे इन्वेस्टिगेशन कराई हो या दवाइयां या मेडिसिन वगैरह खरीदी हो, वो सारे वोचर्स, और वो वोचर्स जो है ड्यूली साइंड होने चाहिए कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी से। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसे वोचर्स हैं जिनसे जो हमने मतलब ओपन मार्केट में जो है इनकर किए हैं, यानी कि अपनी मेडिसिन या इन्वेस्टिगेशन ओपन मार्केट से करवाई है, तो उन वोचर्स पे हमें उस कंसर्न हॉस्पिटल की एक सील डलवानी पड़ती है नॉन अवेलेबिलिटी की, यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन या ये मेडिसिन जो है इस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी और इस वजह से इस गवर्नमेंट सर्वेंट या इस बेनिफिशियरी को ओपन मार्केट में ये सब लाना पड़ा या करवाना पड़ा। इसके साथ ही जेन्युइननेस सर्टिफिकेट जो कि डीडीओ इशू करता है कि ये क्लेम जो है ये जेन्युइन है। ये सारी चीजें जो है आप एक फाइल बना के अपने जो डिपार्टमेंट की एचओडी है उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल रिम्बर्समेंट। अब कैसे आप सबमिट करेंगे, तो सारे मेडिकल क्लेम्स जो है वो हम अपने कंसर्न डीडीओ को या कंट्रोलिंग ऑफिसर जो हमारा होता है उसको सबमिट करते हैं, और वो डीडीओ जो है थ्रू प्रॉपर चैनल आफ्टर इशूइंग द जेन्युइननेस सर्टिफिकेट वो इसको थ्रू प्रॉपर चैनल अपने एचओडी को सबमिट करता है, क्योंकि एक एचओडी ही कॉम्पिटेंट होता है मेडिकल क्लेम्स नॉर्मल मेडिकल क्लेम्स को सैंक्शन करने के लिए। कोई भी सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग ऑफिसर या डीडीओ ऑन इट्स ओन ना तो कोई मेडिकल क्लेम सैंक्शन कर सकता है और ना ही ड्रॉ कर सकता है। इसके साथ ही हमारा ये मेडिकल रिम्बर्समेंट रूल्स का जो है सारा का सारा मसला खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, उससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।